ठीक है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ठीक है, टुडे विल स्टडी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स increase persistent or continuous increase in the general price level, but it doesn't mean that every price rising or rising at the same rate. क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेशन का मतलब जो है ना, ये नहीं है कि हर चीज की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है ना, और उन सबका रेट भी सेम है। इट इज नॉट नेसेसरी। ये क्या बोलती है, ये हम एवरेज की बात करते हैं। व्हेनेवर टॉक अबाउट इन्फ्लेशन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑन एवरेज। ठीक है, प्राइस आर राइजिंग एट अ पर्टिकुलर रेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है वो अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपके पास है और ग्रोसरी आप परचेज करते हैं, सारी जो महीने में चीजें आप लेते हैं, एग्जैक्टली जो है ना वही 1 लाख रुपए आप लेके जाएं और वो वही की वही एग्जैक्टली वही चीज आप लें, तो वो कहेंगे ना 1,10,000 रुपए आप दें आप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि आपके पास जो टोटल खर्चा आपके 1 लाख रुपए आ रहा था, जो आपके उसका खर्चा करने का आपका 1,10,000 आ रहा है, इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली जाके उस रेट हर एक के रेट का पूछेंगे तो कहेंगे उसमें कुछ की प्राइस बढ़ी है, कुछ की कम हुई है, कुछ की कम भी होगी, जरूरी नहीं हर एक की बढ़ी है। और कोई किसी की जो ना 5%, किसी की 10%, किसी की 20%, किसी की 2%, किसी की 1%, और कुछ की जो ना प्राइस कम भी हुई होगी। लेकिन एवरेज जब टोटल निकालेंगे ना, तो आप कहेंगे यार देखो, जैसे 1 लाख का 1 लाख था, अब 1,10,000 खर्च कर रहे हैं, उसी बास्केट तब यूज होती है बास्केट ऑफ गुड्स। यानी कि तमाम जो प्रोडक्ट आपने लिए हैं, पहले 1 लाख रुपए लिए थे, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट अगर आप अगले महीने ले रही हैं तो आपके पास जो है ना यू हैव टू पे 1,10,000। तो 1,10,000 आप पे कर रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पहले 1 लाख था, अब 1,10,000 हो गया। पहले आप इसको माइनस करें, 1,10,000 माइनस 1, तो आपका 10,000 बचा। 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो जब आप परसेंटेज निकालेंगे दैट वुड बी सपोज इट वुड बी 10%। तो इसको हम कहेंगे कि 10% प्राइस राइज कर दी है। मेरी बात सबके समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? जैसे देखिए यहाँ पे 6% लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट 6%। अगर आपने जो है ना वो आपने जो है ना वो इस महीने खर्चा किया था आपने, तो आपके पास जो है ना वो 1 लाख रुपए का तमाम सामान आया। अगली दफा आप गए तो वही सामान एग्जैक्टली वही सारा बहुत सारी चीजें, सारे का सामान लेने हैं जो जो आपकी जरूरत की चीजें होती हैं। तो अब लेने गए तो उसने बोला ना वही चीज आप लें, तो उसने बोला बिल जो आया वो आप 1,06,000 रुपए का है। कितने का आया? 1,06,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो जो आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो वो तमाम गुड्स की चीजें मिला के ना, ठीक है ना। तो जब आप 1 लाख में से 6,00,000 को डिवाइड करें 1 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यू विल गेट 6%। तो बेसिकली इन्फ्लेशन 6% आप कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम के तमाम प्राइस जो है ना वो राइज कर गई है, ठीक है ना, और सारे के जो बढ़ने के जो रेट है वो भी सेम हो, ठीक है। अगर कुछ चीजों की प्राइस कम भी हुई होगी, कुछ की बड़ी भी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल आपने फोन यूज किया था, तो हो सकता है आपकी जो है ना वो रेट थोड़ा सा कम हो गया हो, ठीक है। कुछ सब्जियां लेने गए, सब्जी की प्राइस थोड़ा सा कम हो गया हो। लेकिन आपने कुछ फल लेने गए, तब फल की प्राइस बढ़ गई। या आपने जो है ना वो जो आपने पेट्रोल लेने के, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी हुई थी। आपने जो है ना वो क्या कहते हैं वो अगर आपने कोई फर्नीचर वगैरह कुछ ऐसा लिया आपने, ठीक है ना, वो तो थोड़ा महंगा पड़ गया। पता चला कि जो आपकी जो हाउस होल्ड की चीजें थी, आपकी कुछ चीजें प्रिंटर पे पेपर लेने गए थोड़े से महंगे मिल गए आपको। लेकिन ओवरऑल जो है वो 1 लाख के बजाय 1,10,000 खर्च कर रहे हैं। अगर 6% है तो हम 6,000 एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, देना पड़ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली वही की हुई हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या हुई? इंक्रीज इन सस्टेन्ड सस्टेन इंक्रीज। सस्टेन कर ये नहीं कि आप आज बढ़ के कल कम हो, ऐसा नहीं हो। पूरे पूरे साल अगर ये आपकी चीज बढ़ी रहेगी, क्या कहेंगे? इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी इकोनॉमिक प्राइस लेवल। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर। ठीक है। व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी फॉल। अच्छा, एक ये बात आ गई इसके अंदर, जब आपकी प्राइस लेवल बढ़ती है तो आपकी वैल्यू कम हुई, क्या बात कर रहे हैं, और परचेज पावर, खरीदने पावर आपकी कम हो जाती है।
ठीक है ना, क्योंकि देखे ना अभी मैंने आपसे कहा कि जो आप सामान लेने गए थे तो सामान पहले 1 लाख का आ रहा था, अब 1,06,000 रुपए का आ रहा है, तो अब परचेजिंग पावर कम हो गई ना आपकी। पहले आप 1 लाख में सारा सामान लेते थे, आपको 6,06,000 रुपए और कहीं से लेने पड़ेंगे ताकि आपको वही की वही चीज ले सकें। तो वैल्यू ऑफ मनी जो डिक्लाइन हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख रुपए देते थे, आपको मिल रही चीजें मिल रही थी। आप क्या करें, वही 1 लाख रुपए लेके ज्यादा बोले नहीं भाई अब तो ये हमें इतनी चीजें जो आप ले गए पिछली दफा ले गए थे इतनी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो ये क्या होता, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है और परचेजिंग पावर आपकी कम होती है। अच्छा, उसके बाद क्या था, ईच यूनिट ऑफ करेंसी दैट इज ईच डॉलर ऑफ यूनिट विल बाय लेस। ये हम इसको एज्यूम करते हैं कि दायरे हर डॉलर पे आपको कम पैसा मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। वेरी गुड, सबके समझ में आ गई। तो बेसिकली आप देखें, जब आपकी जब इन्फ्लेशन जब भी होगा इसका मतलब क्या होगा, आपकी परचेजिंग पावर कम होगी और करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये इन्फ्लेशन, डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुख्तलिफ किसी, अगर आपके 2% अगर आपका इन्फ्लेशन है ना तो इट इज जस्ट ओके, और दिस इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहलाती है? क्रीपिंग। क्रीप मतलब आस्ता आस्ता, क्रीप का मतलब रेंगना, बहुत आस्ता आस्ता हो रही है। अच्छा, और अगर आपके पास 50% से ऊपर जा रही है यानी तो क्या करेगा, हाइपर इन्फ्लेशन कराएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आज इस महीने आपने चीजें ली तो वो आपको 1 लाख रुपए खर्च किया, अगली दफा जब लेने गए तो वही वही का एग्जैक्टली वही सामान बोले 1,50,000 रुपए दो। तो ये तो बिल्कुल बहुत खतरनाक है, आपके बिल्कुल यानी वैल्यू आपकी आधी हुई है। तो क्या कहलाएगी, ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, और ये अभी जिम्बाब्वे में करंटली हुआ था, लेकिन अभी 2008 में। ठीक है, ये जिम्बाब्वे में हुआ था, जिम्बाब्वे के अंदर। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था ये 2008 के अंदर। ठीक है, और कुछ और जो पिछले 17 से और 16 सेंचुरी के अंदर जो है ना, और 18 गालिबन, तो उसमें हुआ था क्या कहते हैं, उसके अंदर जर्मनी में आया था हाइपर इन्फ्लेशन, करेंसी सारी है ना यूजलेस हो गई थी। अब देखें जरा इसके अंदर, अभी हम आपको यहाँ पे करेंसी भी दिखाएंगे, शायद यहाँ पे, शायद यहाँ बनी हुई नजर आएगी, जो कई ट्रिलियन की बन गई थी, शायद ऊपर बनी हुई होगी। अच्छा, अभी आगे आएगी वो। तो वो जो है ना, वो बिल्कुल करेंसी जो है बहुत ही जो है ना, वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी। हाइपर इन्फ्लेशन इज वेरी डेंजरस। ठीक है, लेकिन क्रिपिंग इन्फ्लेशन इज ओके, इट इज रादर गुड। अगर आपकी प्राइस जो है ना नेगेटिव में चले जाए ना तो भी खतरनाक हो जाती है। कोई मुझे बता सकता है, अगर प्राइस जो है ना वो मुस्तकिल कम होने शुरू हो जाए और मुस्तकिल कम हो रही हो तो ये तो अच्छी बात हम समझते हैं, लेकिन ये समटाइम बहुत डेंजरस हो जाती है। कैसे, कोई बता सकता है? सोच के बताएं कि कैसे कम डेंजरस क्यों है अगर मुस्तकिल प्राइस कम हो रही है। नहीं, चलो मैं बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, उसका बेसिकली मतलब उसका ये होता है कि आप जो है ना इसलिए डेंजरस है ये कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्राइस जो है ना बढ़ने के जगह कम होना शुरू हो जाए, बहुत तेजी से मतलब ये कि और कंटिन्यूसली कम हो रही हो, तो फिर इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आप जो है, जो आज चीज आपने जो ना 10 रुपए के लिए उसकी प्राइस कम हो के और 9 रुपए गई, तो आप 10 रुपए लेके 9 रुपए क्यों बेचेंगे? ठीक है ना, तो क्या होगा, आस्ता आस्ता क्या होगा कि आपके पास जो है वो आपके प्रोडक्शन बंद करने, आपकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो अभी आप पढ़ेंगे कि डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। प्राइस जब मुस्तकिल कम हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है। और अगर रेट में कम हो रहा होता है वो क्या कहलाता है, डिसइंफ्लेशन। जैसे 6% अगर आपकी प्राइस बढ़ी है, अगले महीने जो है वो बढ़ी तो है लेकिन 6 नहीं, वो 4% बढ़ी है, वो कहलाएगा डिसइंफ्लेशन। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसको मेजर कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन को कैसे नापा जाता है? इसके लिए जो है ना, इसका तरीका ये होता है कि हम एक बेस ईयर बना लेते हैं। ठीक है ना, बेस ईयर का मतलब ताकि रेफरेंस के लिए उसको हम क्या वैल्यू देते हैं, 100 वैल्यू देते हैं। अभी आपके यहाँ पे समझ में आएगी। सो क्या देंगे, अच्छा कैरिंग आउट, फिर सर्वे आउट करते हैं हम, पीपल से स्पेंडिंग के पैटर्न को मालूम करते हैं, यानी जो जो चीजें वो ले रहे हैं उसमें ग्रोसरीज है, द प्रोडक्ट परचेज प्लेस इन द कैटेगरी सच एज फूड है, फूड मुख्तलिफ किस्म पे ले रहे हैं, क्लोथिंग पे खर्चा कर रहे हैं, फुटवेयर पे है, ठीक है ना, एयर कंडीशन पे हैं,
एक और चीज साड़ी के साथ इसमें लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अटैचिंग वेट, वेट लगाते हैं। वेट का मतलब है जिसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है, अगर जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ, फॉर इंस्टेंस ऑन एवरेज हाउस होल्ड स्पेंड 500, देयर टोटल एक्सपेंडिचर 2000, यानी कि 500 खर्च कर रहे हैं, टोटल 2000 से 500 रुपए का इसका खर्च कर रहे हैं एवरेज। इसका मतलब ये कि 25% आपका फूड पर खर्च हो रहा है, तो इसका वेट 25% हो जाएगा। इस तरह निकालते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिसका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा होता है, जिसके उसके इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, और जिसका आपके इनकम का कम हिस्सा खर्च होता है, उसके वेट कम होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस, इसका हम निकालते हैं फाइंडिंग आउट प्राइस चेंजेस, फिर हम देखते हैं प्राइस में चेंजेस क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। देखिए हर कंट्री के अंदर एक कोई स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है, सारे काम कर रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट भी है, तमाम को निकालता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कहलाता है, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई द वेट विद प्राइस चेंज, जो चेंज निकलता है आता है उसके अंदर, उसके बाद जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करता है, उससे क्या करता है मल्टी, तो आपका पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके हम क्या, फिर हम क्या, जैसे मतलब आप देखें, शो एन एडेप्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर मॉरिशस फॉर द पीरियड दिसंबर 2011 टू दिसंबर 2012, ठीक है ना। नॉर्मली सेम पीरियड और सेम मंथ के हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज टू 130.4, देखिए याद रखिएगा जब भी आपके पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 130.4 है, इसमें से 1 हटा दें तो 30.4 बेसिकली आपका रेट शो कर रहा है। अच्छा, स्टार्ट ऑफ द पीरियड बाय दिसंबर 2000, अच्छा इट वाज 134, और नेट इंक्रीज 3.05% हो गया। क्यों, पहले कितना था, 130 था, ठीक है, अब कितना हो गया 134.38, तो अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.05 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कि जो जो ये क्या आएगा 3.05% आपका इंक्रीज, यानी इन्फ्लेशन आपका 3.05% है, और ये इट्स ओके। 5% तक 6% 10% भी ओके होता है। 50% जो है ना वो बहुत खतरनाक हो जाता है। 7-8% 10% ऊपर जाए ना वो भी थोड़ा डेंजरस उसमें चले जाता है, लेकिन वो फिर भी मैनेजेबल होता है। लेकिन 50+ जो है ना बिल्कुल आपकी करेंसी वर्थलेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना बजट इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है, an index that shows the average change in the price of representative basket of products purchased by household। basket of product का बेसिकली मतलब होता है कि जो जो आप परचेज कर रही हैं पूरे मंथ के अंदर या ईयर के अंदर, ठीक है ना, ये कहलाता है बास्केट ऑफ गुड्स, मतलब जो जो नॉर्मल जो लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें द डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी वैल्यू एंड रियल वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है। मनी वैल्यू रियल वैल्यू बेसिकली क्या होता है, मनी वैल्यू का मतलब होता है कि जिसमें आप जो एक्चुअल आपके पास पैसा नजर आ रहा है, और रियल वैल्यू के मतलब जिसमें एक्चुअली आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो रियल वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखें, एक बात समझें कि अगर आपके पास जो है ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ समझे वर्कर की जो सैलरी 5,000 6,000 हो गई, ठीक है, तो 5,000 6,000 $1,000 बढ़ गई इसकी देखा जाए। अच्छा, द वर्कर मे थिंक हैव रिसीव 20% राइस, कोई बता सकता है 20% राइस का क्या मतलब हुआ, कैसे निकाला 20% राइस, क्योंकि ये आपकी ना पेपर वन में अच्छी खासी चीज आई हुई होती है। जी भाई बताइए। सर 20% क्या पूछा इंक्रीज था? ये 20% राइस का क्या मतलब हुआ, कैसे 20% होगा। हाँ फायका बता रही है, फायका बताइए। सर 20% इंक्रीज हुआ होगा, लाइक इन ओवरऑल पे 20%। इसमें लिखा हुआ है, कैसे निकाल देखे ना, 5% से सर 66, अगर हम लोग 6,000 को 5,000 से माइनस करें, जी डिवाइड बाय 1000, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, हाँ तो 1000, 20% ही हुआ है। वेरी गुड, 1000 डिवाइड बाय डिवाइड, 5,000 वेरी गुड, मल्टीप्लाइड हमेशा 100। बिल्कुल ठीक है, 20, वेरी गुड, 20% ये राइज हो गया, ठीक है, 5,000 से 6,000 हुआ, ठीक है, वेरी गुड, तो ये हो गया। चाहिए सर मनी, मनी मनी टर्म्स तो इसकी 20% राइज हो गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि he has money term but not in the real term। रियल टर्म क्या होता है, इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन भी साथ साथ हुआ हो, इफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है 100 कैसे 2015 में 2000 कितना है 100 है,
और 2016 में 125। इसका क्या मतलब, कितने परसेंट बढ़ गया? इसका 25% प्राइस बढ़ी है। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या होता है, 6000 की बढ़ गई ना, 6000, और जो मल्टीप्लाई में जो 100 ऊपर हमेशा 100 रखेंगे, जो चेंज आया वो नीचे रखेंगे 125। तो जो आंसर है वो कितना हो गया, 4008। क्या मतलब हुआ उसका? उसकी इनकम गिर गई। वेरी गुड, शाबाश। इनकी इनकम जो है बड़ी नहीं है बल्कि कम हो गई है। कितनी कम हो गई? 4%। अब ये 4% कैसे निकला होगा? अब इसमें हम निकला है आपका 4800 मल्टीप्लाई माइनस 5000। ठीक है, तो 5000 माइनस 4800, तो बेसिकली अगर कितना 200 आया, 200 डिवाइड बाय 5000 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 4% आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी इन रियल टर्म जो है वो उसकी इनकम जो है वो 4% कम हो गई है, वो समझा कि 20% बढ़ गई है। तो ओवरऑल रोल ऑफ थंब क्या हुआ कि जब भी आपके पास जो है वो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और जो है वो आपका इन्फ्लेशन रेट अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो बेसिकली आपकी इनकम कम हो रही है इन रियल टर्म्स। और अगर आपकी इनकम जिस परसेंटेज से आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर इन्फ्लेशन रेट जो है उससे कम रेट से बढ़ रहा है, फिर आप रियल टर्म्स में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊं दोबारा। क्लियर है। ठीक है, Yes, sir, clear. अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपके पास जो है ये यहाँ पर, अगर आपके पास यहाँ नजर आ रहा है कि आपके पास देखिए ना, ये जो जब भी हम बात करते हैं इसकी, जब भी हम बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं, पानी गिर गया। जब भी हम बात करते हैं इसकी कहते हैं जब रियल वैल्यू का, इसका मतलब हम इसका मतलब उसको हमने एडजस्ट कर दिया, किससे? हमने उससे इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया हुआ, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर जब कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जैसे हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था, हमने ये ऊपर हमने एडजस्ट किया हुआ, ठीक है ना, ये हमने एडजस्ट किया हुआ, ये हमने इसको हमने एडजस्ट कर लिया किसके साथ, इन्फ्लेशन के साथ। तो कितना आ गया हमारे पास, एक्चुअल पता चला कि एक्चुअल वैल्यू की, रियल वैल्यू कितनी है। वैसे में तो ऐसा लगा 20% राइज हुआ, लेकिन जब इन्फ्लेशन से हमने एडजस्ट किया, बेसिकली कितना शो हो रहा है, 4% डिक्रीज शो हो रहा है। तो इसके असल में जो 6000 है, इसकी जो 5 से 6000 वैल्यू हुई है, इसकी जो रियल जो है, ये रियल, उसके रियल जो टर्म्स है 4800 है। कितनी है वो समझ रहे हैं, 5000 से 6000, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी जो इसको इतना समझिएगा, जो मनी वैल्यू है 5000 6000 हो गई है, जो रियल वैल्यू है वो 5000 से 4800 हो गई है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ये क्लियर हो गया। फिर आपको ये नजर आ रहा है सारा, देखें ना, सारे ये वेट दिया हुआ, ठीक है ना, कितने सबसे वेट दिया, प्राइस परसेंटेज, प्राइस चेंज हो गया, वेट ये दिया हुआ। ठीक है, सबको हमने इसमें निकाल के इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर याद आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह हमने क्या किया, इसका टोटल निकाला, ऑल आइटम जो है ना 1000 के 3.05 निकला है। ठीक है, तो ये हमने प्लस माइनस करने का जो आंसर आया, बेसिकली क्या हुआ कि 3.05% आपका, ये जो हमने यहाँ देखा था 3.05% हमारा बढ़ा गया था, बेसिकली वो ये था। इस तरह हम ये इसकी इन्फ्लेशन को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मेरा खाली क्लियर हो गया होगा आपको, देखिए मुख्तलिफ ये 286 पर अगर 1000 में 286 का खर्च किया है, ठीक है ना, 92 इस पर खर्च किया, ये इस पर खर्च किया, ठीक है ना, जितना तो ये इसका वेट निकाल देते हैं। और प्राइस पहले 1 जो प्राइस चेंज है, ये इसका मतलब 1.5 बढ़ी है, इसका मतलब 10.3 बढ़ी है। अच्छा, ये जब 0.04% कम हुई है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, और एक ही प्राइस बाकी सबकी बढ़ी है। ठीक है, तो लेकिन इसकी कितनी 1.5% बढ़ी, इसकी 10% बढ़ेगी, 10% बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि इसका इतने टोटल ज्यादा इसका इफेक्ट क्यों नहीं आया, इसलिए कि इसके इसके जो जो आपका जो है ना, जो 1000 जो डॉलर में से आप सिर्फ और सिर्फ 92 आपने पूरे मंथ में या खर्च किया। ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है 286, ठीक है ना, तो इस वजह से इसका वेट जो है आपके पास जो है ना 1.5 ये ज्यादा इम्पैक्ट आया। ठीक है, ये 3.4 आंसर है, देखिए 0.95 आया, देखिए क्लियर हो रही है बात।
लेकिन आपके पास ये 1 में से 1 देखिए, आप ये देखें 1.5 आपका बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ी है, सिर्फ हल्का सा बढ़ा, लेकिन क्योंकि आपका वेटेज क्योंकि आपके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये आया। इधर क्या है, बहुत इधर आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, बड़ी है, लेकिन क्या हुआ आपके पास, हालांकि यहाँ पे कम था, लेकिन इसके बाद में 1.95 आ रहा है, 0.95 वेटेज प्राइस चेंज आ रहा है पूरा। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? यहाँ से जाके कम होते होते टोटल इसको सबको ऐड किया हमने, इसको भी यहाँ ऐड किया तो 1000 आया, इधर ऐड किया तो 3.05 जो पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि ये 3.05% इंक्रीज है। ठीक है, अच्छा, कॉजेज इन्फ्लेशन है होता कैसे है, याद रखिएगा, इसमें दो मेन चीजें होती है। आप लोग सब सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। अच्छा, जी देखें, Yes, sir. ग्रेट। देखें इसमें, देखें याद रखिए, दो कॉजेज होते हैं। एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, और एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई आपकी, यानी इनपुट्स। इन्फ्लेशन देखें यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट। ठीक है ना, जो आप जो जिसमें जिसमें क्या क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, लैंड का मतलब रेंट बढ़ सकता है, कैपिटल का मतलब आपका इंटरेस्ट का बढ़ सकता है, और लेबर का मतलब वेज बढ़ सकता है। अगर आपको इसमें इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास क्या होगा, ये कहलाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट बढ़ गई, इसमें से आपको अल्टीमेटली आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो दायरा इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, ये पूरा आपको डिटेल इसमें लिखी हुई है। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो है ना प्राइस तो वही है, लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई है सप्लाई से, तो प्राइस ऊपर चली जाती है। ठीक है, अकर व्हेन प्राइसेस आर पुल्ड अप बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, दे आर नॉट मैच्ड बाय सप्लाई, इक्वल इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, देखें ये ग्राफ किस तरह बताइए, आपका एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये वाला आपके पास, ये देखें मैं आपको बताऊं, ये वाली, ये आपको बता रहे, ये आपको बता रहे, ये वाले ये बता रहे कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हुआ कि आपके पास ये एग्रीगेट डिमांड आपकी वहीं की वहीं थी, सप्लाई आपकी ये थी, सप्लाई क्योंकि कॉस्ट परसेंट बढ़ गई तो आपने सप्लाई कम कर दी। जब सप्लाई कम हुई, डिमांड वहीं की वहीं, तो क्या मतलब है आपके पास ये जो आपके कॉस्ट परसेंट बढ़ने की वजह से प्राइस ऊपर गई, याद रखिएगा। किस वजह से बढ़ी है? इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना, क्या हुआ कि आपके पास सप्लाई आपने कम कर दी। सप्लाई क्यों कम कर दी? क्योंकि आपके पास जो है ना कॉस्ट परसेंट बढ़ी हुई थी, तो ज़ाहिर है प्राइस ऊपर चलेगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड वहीं की वहीं है। याद रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी नहीं है, बल्कि आपके पास क्योंकि आपकी कॉस्ट परसेंट बढ़ गई तो आपने सप्लाई कम कर दी। सप्लाई कम करने की वजह से क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर चलेगी। ये हमेशा याद रखिएगा कि हम जब बात करते हैं ना लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो प्राइस का इम्पैक्ट हम देख रहे होते हैं यहाँ के ऊपर, डिमांड या सप्लाई पे। लेकिन जब हम डिमांड सप्लाई दोनों एक साथ देखते हैं तो हम इसका इम्पैक्ट प्राइस पे देख रहे होते हैं। ये बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें, ये हो गई। देखें इसका मतलब सप्लाई कम हो गई, इसमें डिमांड वहीं की वहीं है, तो आपके पास प्राइस ऊपर चलेगी, इन्फ्लेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या आपकी जगह डिमांड जो है ना, सप्लाई वहीं की वहीं है, यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट थी। ठीक है ना, तो सप्लाई कम हो गई तो आपकी आपकी जो है ना वो प्राइस ऊपर चलेगी, इन्फ्लेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी सप्लाई वहीं की वहीं है, ठीक है, सप्लाई वहीं है, और आपके पास जो है वो डिमांड जो है बढ़ के आगे चलेगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई वहीं की वहीं रहेगी, तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये क्लियर है यार? Sir, can you explain this point again? देखिए, when aggregate demand remains same and the supply decreases, price will be increased, and consistent increase in the price, that is called inflation. अच्छा जी, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब तमाम के तमाम गुड्स की प्राइस जो है ना वो शॉर्टेज हो गई है, यानी कि सप्लाई आपकी कम हो गई है। कि एक प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, बार बार ध्यान में रखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है तमाम गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो अगर डिमांड वहीं की वहीं है, तो क्या होगा कि प्राइस आपकी ऊपर चल जाएगी। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी सप्लाई में कोई फर्क नहीं है, आपकी सप्लाई सेम है, लेकिन आपकी जो है ना डिमांड यहाँ शिफ्ट बढ़ गई है, शिफ्ट हो गई, यहाँ चली गई।
इसकी वजह से क्या हुआ, आपके प्राइस ऊपर चलेगी। इसकी मिसाल अगर मैं दूं आपको, ये बेसिकली आपको जब पता होगा कि जब ये हमारे पास ये बीमारी आई थी कोविड, तो उसमें क्या हुआ था कि आपके पास जो है ना वो जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, या आपके पास जो है ना मोबाइल फोन है, उनकी सप्लाई तो वही थी ना। तो उससे क्या हुआ, लेकिन उसकी डिमांड अचानक बढ़ गई थी, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो उससे क्या हुआ था कि आपकी सप्लाई तो वही रही, क्योंकि इमीडिएटली तो ये जो है ना वो बढ़ नहीं सकती, इसमें इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना, कि सप्लाई बढ़ने में। तो उससे क्या हुआ कि आपके पास अचानक आपकी जो है डिमांड बढ़ गई, इससे प्राइस ऊपर चले गए थे। आपको याद होगा कि जब वो लैपटॉप लेने जाते थे तो बहुत ज्यादा महंगे मिले थे लैपटॉप, अगर किसी को याद हो, पिछले दिनों अचानक प्राइस राइज कर गई थी, क्योंकि जो अवेलेबल मार्केट में तो वही थे। ठीक है जी, क्लियर है, ये क्लियर हो गया आपका फायदा? यस सर, अच्छा थैंक यू। ठीक है, चले वेलकम। देखिए आपके पास अगर आप, इसका मतलब हुआ कि देखिए आपको हमेशा याद रखें कि आपके पास जो है ना, जब ये शिफ्ट जो होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की वजह से अगर आपको चेंज आ रहा है तो वो अलोंग द कर्व होता है। अगर प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। लेकिन जब भी शिफ्ट होगा, वो नॉट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बट अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब कि इनपुट की प्राइस चेंज हो गई, किसी की इनकम बढ़ गई, किसी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना, इस तमाम की वजह से फर्क अगर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पे इनपुट आपकी बढ़ गई थी, सप्लाई आपकी कम हो गई थी। सप्लाई कम होने की वजह से क्या हुआ कि आपकी प्राइस ऊपर चलेगी। यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई वाज द सेम बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड योर प्राइस इंक्रीज। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है आप अच्छा उसके अलावा आप ना, आपको कभी भी अगर इस तरह हो ना, मैं आपको एक बताता हूँ इसके अंदर, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना, इसका बेस्ट तरीका ये होता है, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है ना यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं। देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाला, देखिए ये बहुत ये ग्राफ जो है ना, जैसे ये डिमांड सप्लाई का ग्राफ यहाँ पे ना, ये आपको पता है कि ये आपकी डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है ना। जब भी आपके देखें ना, ये आपका प्राइस है, तो पता है ना आपको। लेकिन अगर जब भी आपकी जो ना ये डिमांड बढ़ी जाएगी, आप देखें ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस ऊपर चलेगी। देखें ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा उस तरह बनाऊं, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं यहाँ पे, ये सप्लाई और ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये आपका डिमांड है, ये आपकी प्राइस है, ठीक है ना। अगर आपके देखें ना, अगर सप्लाई भी कम हो जाएगी लेकिन फिर भी ऊपर चलेगी प्राइस। अच्छा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस नीचे आ जाएगी। सिंपल, इसको इस तरह याद रखिएगा। अच्छा इसी तरह अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, जैसे अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी सप्लाई के बजाय अगर आपके पास जो है ना सप्लाई अगर बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो ये होगा। इस तरह डिमांड बढ़ गई, ये ऊपर चलेगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये सुनिएगा गौर से जरा। मिसाल के तौर पर आपकी जो है डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट था, आपकी जो है ना डिमांड बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ गई। अब देखिएगा प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी ही अगर आपके पास सप्लाई भी बढ़ी है, तो आप देखिएगा डिमांड सप्लाई जब बढ़ेगी, देखिए इधर से आपकी सप्लाई बढ़ी है, इधर से आपकी डिमांड, देखिए आपकी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए सेम। ये पॉइंट समझ में आया आपके? सप्लाई यस बढ़े, सर, कि अगर दोनों डिमांड और सप्लाई बढ़ेंगे तो प्राइस लेवल सेम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें कमी आ जाएगी उसमें गायब हो जाएगा, फर्क पड़ेगा। इसलिए कि आप बैठ के ना प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी किस तरह स्ट्रेटेजी बढ़ती कम होती है। वेरी सिंपल, ठीक है। और बहुत ही आसान है समझ में, प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली। लेकिन मिसाल अभी आजकल आपको पता है कि टमाटर की प्राइस जो है वो नीचे क्यों आई है, क्योंकि डिमांड तो उतनी की उतनी है लेकिन सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलें अब हम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अच्छा दो ये भी एक दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक है मोनेटिस्ट
जो मनी सप्लाई का कहते हैं, मनी सप्लाई का कैसे बढ़ता है। मोनेटिस्ट क्या कहते हैं कि जो कहते हैं कि अर्गो दैट द की जो मेन रीजन उसका जो है ना वो है मनी सप्लाई। ठीक है, वो कहते हैं मनी सप्लाई की जब बढ़ी जाती है तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, इफ द मनी सप्लाई अगर आप कंट्रोल कर लें तो क्या होगा, आउटपुट से आपका प्राइस नीचे आ जाएगा, ये कहते हैं। मोनेटिस्ट कहते हैं इकोनॉमिस्ट हु कंसीडर दैट इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई। इन लोगों के पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो वो इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, ये सब ये कॉन्सिक्वेंस क्या मतलब होता है, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, किस वजह से इसकी इन्फ्लेशन से क्या क्या हो सकता है। एक तो प्रॉब्लम आएगी कि जो पोटेंशियल कॉस्ट है उसके जो ये नेगेटिव इफेक्ट समझना है आपको। रिडक्शन एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि महंगा होने का मतलब आपके जो आप जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, तो आपके पास एक्सपोर्ट आपकी जो आपके लोकल प्रोडक्ट जो है ना वो दूसरे मुल्क में तो इन्फ्लेशन अगर नहीं होगा तो फिर आपको सस्ती पड़ेगी, यहाँ महंगी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, एंड अनप्लान्ड, अच्छा इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगी। सम पीपल में गेन और सम पीपल, अच्छा कुछ को फायदा कुछ को नुकसान होगा। फायदा किसको होगा, जो पैसा किसी ने जिसने सेव किया हुआ उसको नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि जब वो सेव करने का जब वापस मिलेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया। 5,000 के जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली थी ना, 5,000 के 6,000 मिल रहे हैं, लेकिन वो तो और कम ही मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? देखें, ये मैं दोबारा वापस जाता हूँ। अगर आपके पास 5,000 है, आपने सेव किया हुआ, ठीक है, और आपके पास जो है ना वो कुछ जैसे कहते आपको 6,000 मिल रहा है, तो और इन्फ्लेशन हो गया 25%। ठीक है, अगर आपका इन्फ्लेशन अगर 25% हो गया तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू जो है ना 6,000 के मिल रहे हैं आपको 6,000, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 4,800 हो जाएगी। समझ? तो इस तरह कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान। जो इस वक्त जो लोग जो है ना वो जो लोग ले रहे हैं पैसे उनको फायदा हो रहा है, और जो बाद में देंगे उनको जो मतलब जो अभी पैसे जो किसी और को ले दे रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा। ठीक है, बात समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? और जो लोग पैसे ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, बोरोवर विल गेन एंड लेंडर विल और सेवर विल लूज। ठीक है ना, इनको नुकसान होगा इनको, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मेन्यू कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आपके पास जब प्राइस चेंज होती है तो हर चीज की चीजें आपको चेंज करनी पड़ती है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में, तो आपका तमाम का जो मेन्यू चेंज करना पड़ेगा आपको, जो अगर बार कोड चेंज करना पड़ेगा, प्राइस चेंज होती है। एडवर्टीजमेंट आपको डिफरेंट देनी पड़ती है, जो अगर आपने लिखी हुई है। प्राइस टैग आपको सबको चेंज करने पड़ते हैं, पता है ना, ये कहते हैं मेन्यू कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट का क्या मतलब होता है, अच्छा इन्वॉल्व मूविंग मनी फ्रॉम वन, अच्छा इसके ये अब ये होता है पैसे पे आप जो है ना, आप एक जगह दूसरी जगह हाई इंटरेस्ट के लिए आप पैसे को दूसरी सिचुएशन में लेके जा रहे होते हैं। मनी फ्रॉम वन फाइनेंशियल सिचुएशन टू अनदर इन सर्च ऑफ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या कहते हैं, यहाँ से पैसे लेके आप दूसरी जगह पे लेके जा रहे होता है। याद रखिएगा, जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा सर्च में रहता है कि कहाँ उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, फिजिकल ड्रैग भी होता है। फिजिकल ड्रैग का मतलब होता है कि आपके पास जो है ना वो आपके अगर पैसे तो आपके बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो आप जो है ना उसके पैसे बढ़ने की वजह से क्या होता है, आप जो है ना वो ब्रैकेट में अकेली ब्रैकेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा जो आपके बढ़, लेकिन क्योंकि आपका टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है और पैसे भी आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, इसको इस तरह समझे। दिस इज नॉट समटाइम रेफर टू एज ब्रैकेट क्रीप। अच्छा, इट अकर्स व्हेन द इनकम लेवल corresponding to डिफरेंट टैक्स रेट और नॉट एडजस्टेड विद लाइन ऑफ इन्फ्लेशन। क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर आपके 1 लाख तनख्वाह दी, 1 लाख तनख्वाह पे डिफरेंट आप टैक्स दे रहे, आप 1 लाख जो है ना आपके 20,000 हो गई, तो 1,20,000 हो गई, तो आप टैक्स का रेट डिफरेंट हो गया, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। और जो पैसे बच रहे हैं वो जब खरीदे हैं तो वो इन्फ्लेशन की ऐसा वो भी महंगा है, तो आपके पैसे और आप जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? People firms are dragged into higher tax bracket. It can outgood, however, that the cost of inefficient system of ये भी प्रॉब्लम भी आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपके, ये कंफ्यूजन हो रही है? दोबारा बताऊं? सर समझ आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। चलें, असल में होता क्या है, आपकी जब इनकम इन्फ्लेशन होता है ना तो पैसे जो बढ़ा देते हैं, तनख्वाह जब बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ने के लिए वो टैक्स भी देना पड़ जाता है, तो डबल वो फिजिकल ड्रैग में आ जाते हैं लोग। ठीक है, डिस्करेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मेरा ख्याल है ये हमारे पास तकरीबन जो है ना ये हमारा स्टॉप होने वाला है।
अगर हम इसको, अगर आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ लें, बाकी हम इसको यहीं पे 2 मिनट में इसको क्लोज कर दें तो अच्छा रहेगा, और दोबारा हमें फिर वो करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? ये पढ़ लेंगे आप लोग सारा इन्फ्लेशन इनवॉइस वगैरह? जी सर। ओके सर। ठीक है ना। इसमें देखें ये तकरीबन हमारा इन्फ्लेशन हमारा तकरीबन, अच्छा ये 2 बता दो इम्पोर्टेंट बात, डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन इज फैक्टर कॉन्सिक्वेंस, जरूर पढ़ लीजिएगा। जो डिफ्लेशन का मतलब होता है परसेंट, जो इन्फ्लेशन का अपोजिट है, ठीक है, द लोअर लेवल ऑफ, इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास प्राइस कम होनी शुरू हो जाती है बढ़ने के बजाय, ये कहलाता है डिफ्लेशन। लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, आपकी प्राइस बढ़ तो रही है बहुत, ये एमसीक्यू में अलग मसला करता है। इन डिसइन्फ्लेशन का मतलब आपकी प्राइस बढ़ रही है, 8% बढ़ रही है, अब 6% बढ़नी शुरू हो गई, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिसइन्फ्लेशन। यानी कि याद रखिए प्राइस बढ़ रही है आपकी, कम नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि पिछले दफा आपके 8% से बढ़ रही है, 6% से बढ़ रही है, प्राइस तो बढ़ी लेकिन ये कहलाती है डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है, इन्वॉल्व नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट, फॉर एग्जांपल -3%। यानी कि आप एक दफा गई थी चीज लेने 1 लाख रुपए की, अगली दफा 90,000 में कम आ रही है आपको पैसे आपकी, वो कहलाता है डिफ्लेशन। ठीक है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि प्राइस बढ़ तो रही है लेकिन उसका रेट कम है, यानी इन्फ्लेशन का रेट को कम होना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। और अगर आपका प्राइस का जो, जिस तरह हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन जो है कंसिस्ट प्राइस राइज कर रहा है, इन्फ्लेशन है तो कंसिस्ट प्राइस अगर डाउन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ठीक है। अच्छा, सस्टेन फॉल इन द प्राइस लेवल, ये डिफ्लेशन कहलाता है, और फॉल इन द इन्फ्लेशन रेट डिफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया कॉजेज ऑफ, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस भी समझ में आ गए आपके। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा कंपोनेंट ऑफ बैलेंस। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या कहते हैं आप, क्योंकि अलग ही टॉपिक है ये। ठीक है बच्चों, जी सर। हम इंशाल्लाह अगली क्लास में Okay, sir. बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास को हम इंशाल्लाह खत्म करते हैं। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी वाली चीज तो नहीं है? ओके सर। नहीं सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। कल नेक्स्ट अल्लाह क्लास में हाफिज। टाइम पे आ जाएगा, ठीक है ना? जी सर। और इंशाल्लाह 10 o'clock पे ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक ये 11 o'clock शूट करता है आपको? सर, जैसे आप हैं।